सो हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमारा ये वास्तविक संख्याओं का लेक्चर नंबर 4 है, जो कि इस सीरीज का लास्ट लेक्चर है। इससे पहले जो 3 लेक्चर कराए गए हैं उनमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए गए थे, थ्योरी बताई गई थी। आई होप आप सभी लोगों ने वो लेक्चर देखे होंगे और थ्योरी प्रैक्टिस की होगी। इसी कंटिन्यूएशन में हम आज एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.2 करेंगे और आपका चैप्टर पूरा समराइज करेंगे। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.2 का, वो है सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कोई भी संख्या जो रूट पी, जहां पे पी क्या होगा, पी आपका होगा एक प्राइम नंबर। आपका पी क्या होगा, पी होगा प्राइम नंबर। इस फॉर्म में होती है कोई भी संख्या, अगर इस फॉर्म में होती है तो वो हमेशा अपरिमेय ही होती है। और हमने प्रूफ भी किया था कि रूट 2, रूट 3 और रूट 5 अपरिमेय क्यों है। अगेन हम फिर से आज प्रूफ करेंगे कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या क्यों है। अपरिमेय संख्या होती क्या है कि जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, वे सारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो प्रूफ करते हैं इसको हम। तो हम क्या करेंगे, रूट 5 को एक परिमेय संख्या मान लेंगे। मान लेंगे क्या, माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय हो जाएगी तो इसको हम पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्योंकि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और वहां पे क्यू क्या होना नहीं चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये एक परिमेय संख्या हो गई। और गिवन यहाँ पर ये भी दिया होगा कि पी और क्यू जो आपका है वो को प्राइम है। को प्राइम का क्या मतलब है, सहभाज्य है, यानी कि पी और क्यू के जो कॉमन फैक्टर होंगे वो केवल एक ही होंगे, मतलब एक ही होगा। यहाँ पे कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होगा, केवल 1 ही इसका कॉमन फैक्टर होगा। तो ये एक परिमेय संख्या ऐसे हो जाएगी। तो इस जब ये परिमेय संख्या हो जाएगी तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू इंटू रूट 5 इक्वल्स टू पी। अब दोनों साइड हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q² 5 इक्वल्स टू P²। अब हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, वो क्या थी, वो थ्योरम थी कि P अगर A² को विभाजित करता है, विभाजित करता है तो जो P होगा वो आपका A को भी विभाजित करेगा। और हमें ये कैसे पता चलेगा कि P A² को विभाजित कर रहा है, तो हम A² को P टाइम्स R ऐसे लिख सकते हैं। मतलब P का पहाड़ा हम अगर R बार पढ़ेंगे तो A² आ जाएगा। तो ये P क्या है, A² को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। ये हमने थ्योरम पढ़ी थी कि अगर ऐसा होगा तो P क्या करेगा, A को भी डिवाइड करेगा, यानी कि हम P को मतलब A को ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लिया कि M टाइम्स पहाड़ा पढ़ने पर P का A आता है। तो ये हमने एक रिजल्ट रिड्यूस किया था, थ्योरम आपकी जो थी वो थी 1.2 से। तो उसी थ्योरम का हम अभी यूज करेंगे। हमारा एक्सप्रेशन क्या आया है कि 5Q² इक्वल्स टू P²। अब यहाँ से क्या रिड्यूस हो रहा है कि 5 जो है वो हमारा P को विभाजित कर रहा है। ये हमें कैसे पता चल गया, क्योंकि हम 5 का पहाड़ा Q² टाइम्स पढ़ रहे हैं, Q² बार पढ़ रहे हैं, और P² आ रहा है, यानी कि हमारा जो 5 है वो P² को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। और 5 क्या है, यहाँ पे धनात्मक संख्या है और प्राइम नंबर भी है। तो अब क्या करेंगे, हम P को भी ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से एक रिजल्ट आएगा कि P को हम 5
मान लिया सी लिख सकते हैं, क्योंकि पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो पी को भी विभाजित करेगा, तो पी को हम 5c रख लिख सकते हैं। ठीक, अब यही पी का जो वैल्यू है 5c, वो हम यहाँ पर फिर से पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। मतलब हम p बराबर, ओके, p बराबर 5c हम 5q² इक्वल्स टू पी स्क्वायर में रख देंगे। तो रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 5q² इक्वल्स टू 5c का होल स्क्वायर। तो 5q² बन जाएगा आपका 25c²। ठीक, ये हमने कट कर दिया, 5 टाइम्स कट गया, तो ये q² जो आपका आ गया वो आ गया 5c²। अब आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा कि जो 5 है वो आपका q² को भी डिवाइड कर रहा है। अगेन हम इसी थ्योरम का यूज करेंगे कि जो p होता है अगर वो a² को डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। तो इसी थ्योरम का यूज करके हम क्या बोल सकते हैं कि 5 जो है q² को डिवाइड कर रहा है, अतः जो q को भी डिवाइड करेगा। तो q को हम क्या लिख सकते हैं, मान लिया 5 इंटू d लिख लिया, ऐसा लिख सकते हैं। अब हमने जो शुरुआत में माना था कि आपका जो p अपॉन q है वो क्या है, उसमें जो p और q है वो को प्राइम नंबर है, यानी कि सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य क्या होती हैं, जिनके जो जो कॉमन फैक्टर होता है वो एक ही होता है, वो केवल एक ही होता है। लेकिन यहाँ पर हमारा रिजल्ट क्या आया है, रिजल्ट तो हमारा आया है कि हम p को लिख सकते हैं, p को हम लिख सकते हैं 5c और q को लिख सकते हैं 5d। तो इसमें तो कॉमन फैक्टर इसमें तो 5 आ रहा है, और जबकि आना चाहिए था 1, जिस हिसाब से हमने माना था कि ये को प्राइम नंबर है। तो यानी कि जो हमने माना था वो बात ही गलत थी, यानी कि √5 को एक परिमेय संख्या मानना गलत था। अब चूंकि ये परिमेय नहीं है तो यहां से विरोधाभास में ये प्रूफ हो रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो आपका ये प्रूफ हो गया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है कि हमें प्रूफ करना है कि √3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। आपने अगर पिछला लेक्चर ध्यान से देखा होगा तो उसमें मैंने लास्ट में आपको एक रिजल्ट बताया था। वो रिजल्ट क्या था, एक परिणाम बताया था, वो क्या था कि हम किसी भी रैशनल नंबर में अगर इररेशनल नंबर जोड़ते या घटाते हैं तो ये हमेशा इररेशनल नंबर बनता है। यानी कि रैशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या। अगर हम परिमेय में अपरिमेय जोड़ते या घटाते हैं तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। और दूसरा क्या रिजल्ट था, अगर हम रैशनल नंबर में अगर मल्टीप्लाई करते हैं इररेशनल नंबर को तब भी हमें इररेशनल नंबर ही मिलेगा। यानी कि अपरिमेय संख्या में अगर हम परिमेय संख्या को मतलब ये हो गया आपका परिमेय और ये परिमेय, यानी कि परिमेय संख्या में अगर हम परिमेय संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको परिमेय संख्या ही मिलेगी। ये दो रिजल्ट थे। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो 3 क्या है, 3 है आपका परिमेय संख्या, 3 आपका है जी, 3 है आपका रैशनल नंबर, फिर 2 क्या है, ये भी रैशनल नंबर है, और √5 क्या है, अभी हमने प्रूफ किया है कि ये इररेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या है। तो ये अपरिमेय संख्या बन जाएगी, लेकिन हमें प्रूफ करना है। ये तो हमने थ्योरी से रिड्यूस कर लिया कि हाँ ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें प्रूफ कैसे करेंगे। तो हम इसको भी पिछले क्वेश्चन की तरह क्या मान लेंगे कि 3 प्लस 2√5 आपकी क्या है, ये एक परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 2√5 को हम p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर फिर से वही कंडीशन रहेगी, q इज नॉट इक्वल टू 0 और p और q जो है वो एक सह अभाज्य
संख्याएं हैं। ठीक, इतना हो गया। इतना आपको लिख लेना है ऐसे ही। फिर अगर हम 3 को उधर भेज दें तो ये 2√5 आपका हो जाएगा p/q-3। ठीक, और √5 क्या हो जाएगा आपका p/2q और -3/2। ऐसा बन जाएगा। अब √5 आपका आया p/2q -3/2। अब हमने चूंकि माना था कि p/q क्या है, p/q है परिमेय संख्या, और 1/2 क्या होती है, ये भी परिमेय होती है। 3/2 क्या है, ये भी परिमेय है। ये तीनों नंबर्स क्या है, परिमेय है। और ये हमने क्या था, माना था। ये हमने नंबर माना था, बाकी ये दोनों तो परिमेय होते ही हैं। तो यहां से आपने क्या देखा कि ये क्या लिखा हुआ है, p/q लिखा हुआ है इंटू 1/2 -3/2। तो ये भी परिमेय है हमारे मानने के हिसाब से। ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है। तो परिमेय इंटू परिमेय, परिमेय ही बन जाएगा, माइनस परिमेय। तो ये बनेगा परिमेय संख्या। ठीक, ये एक परिमेय संख्या बनेगी। मतलब इसका जो इक्वल होगा वो एक परिमेय संख्या या रैशनल नंबर आना चाहिए। तो हमने इधर देखा ये क्या है, ये हमने पिछले क्वेश्चन में प्रूफ किया है कि ये परिमेय संख्या है। होना तो इसे परिमेय चाहिए था हमारे मानने के हिसाब से, लेकिन ये है अपरिमेय। तो यानी कि हमने गलत माना था, विरोधाभास हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन हुआ। और ये निकल कर आया विरोधाभास से कि जो p/q है, p/q वो परिमेय संख्या नहीं है। ये एक परिमेय संख्या नहीं है, तो ये क्या है, p/q क्या हो गई, आपकी परिमेय संख्या हो गई। अब जब ये अपरिमेय संख्या हो गई तो p/q क्या था, p/q को हमने क्या माना था, 3+2 और √5, यानी कि ये भी हमारी क्या हो गई, एक परिमेय संख्या। ये भी हमारी क्या हो गई, एक अपरिमेय संख्या। तो ऐसे हम प्रूफ कर सकते हैं कि 3+2 √5 अपरिमेय संख्या क्यों है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, फिर से वही है कि ये संख्याएं प्रूफ करना है कि हमें अपरिमेय संख्याएं हैं। तो यहाँ पर अगर वो जो रिजल्ट हमने बताए थे उससे अगर आप देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1 × 1/√2। ठीक, अगर हम √2 को नीचे मल्टीप्लाई कर दें और ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा √2 इंटू 1/2। अब चूंकि ये एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है, और ये हमने पिछले लेक्चर में प्रूफ किया था ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है, तो क्योंकि इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन रैशनल नंबर से हो रहा है, यानी कि ये एक इरेशनल नंबर देगा। अगर आपको यही एक एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 1/√2 परिमेय है या अपरिमेय, तो आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं, वो जो रिजल्ट बताया था उसी से आप क्या बता लेंगे कि ये एक परिमेय संख्या होगी। अगर हमें प्रूफ करना है तो वो अभी हम देखेंगे। ऐसे ही अगर यहाँ पर देखो तो ये क्या है, 7 तो आपका परिमेय हो गया, √5 क्या हो गया, ये आपका अपरिमेय हो गया, ये हो गया आपका अपरिमेय। तो ये भी संख्या क्या बनेगी, अपरिमेय संख्या बन जाएगी। ठीक, और यहाँ पे लिखा भी है कि ये संख्या अपरिमेय है। तो हमें तो यहाँ पे पता है, लेकिन अगर ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ गया तो आप उसी रिजल्ट के बेस पे पता कर लेंगे कि हाँ, कि ये परिमेय है कि अपरिमेय। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो रूट के अंदर कुछ कोई नंबर ऐसा ना हो ए स्क्वायर की फॉर्म में, क्योंकि इसका फिर रूट निकल जाएगा और ये एक परिमेय संख्या बना लेगा। जैसे यहाँ पे 7 a² होता, मान लिया a² की जगह 4 होता, 4 का स्क्वायर होता तो यहाँ पे 4 आता। अब ये 4 से 28 बना लेता, ये एक परिमेय संख्या। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि रूट के अंदर जो हो उसका रूट पूरा निकलना नहीं चाहिए, वो एक नॉन स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो इसे हम प्रूफ करते हैं कि ये परिमेय संख्याएं हैं। ठीक, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं।
पहला क्वेश्चन है आपका 1/√2 का। तो इसे हम मान लेते हैं P/Q, जहां पर जो P/Q है वो परिमेय संख्या है। ठीक, ये एक परिमेय संख्या है। ठीक, अब हम क्या कर लेंगे, इसको √2 को ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे और पर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये क्या बना लेगा, ये ऐसे हो जाएगा क्योंकि इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये √2 बन गया P/Q। तो पहले लेक्चर में जैसे पहले नहीं, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था √2 को अपरिमेय कैसे प्रूफ करते हैं, फिर से देख लो एक बार। तो दोनों साइड हम स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, P²/Q², यानी कि 2 क्यूब बराबर P², ये हो जाएगा। अब जो हमने थ्योरम पढ़ी थी उसके बेस पे हम क्या बोल सकते हैं, P² को 2 विभाजित करता है। जब 2 P² को विभाजित करता है तो P को भी विभाजित करेगा। ठीक, तो P को हम क्या लिख सकते हैं, P को लिख सकते हैं 2 × C, ऐसे लिख लिया। तो ठीक, अब क्या होगा, ये वाली जो वैल्यू है P की वो हम इस इक्वेशन में रख देंगे। तो क्या यहां से निकल के आएगा, यहां से निकल के आएगा कि 2Q² = 4C²। फिर ये कट कर दिया इसको, तो Q² क्या निकल के आ रहा है, 2C²। अब यहां से भी रिड्यूस हो रहा है, Q² को 2 विभाजित करता है तो Q को भी 2 विभाजित करेगा। तो Q को हम क्या लिख सकते हैं, Q को भी लिख सकते हैं 2D, ऐसे लिख दिया हमने। फिर अब हमने माना था यहाँ पर कि जो हमारा P और Q है इसके कोई कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए। ये आप हर क्वेश्चन में लिख लेंगे कि ये कोप्राइम नंबर है, सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका एक के अतिरिक्त कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 2 दोनों जगह कॉमन फैक्टर है, यानी कि जो हमने माना था वही कि P/Q एक परिमेय संख्या है, वो गलत है, वो एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं। जब ये P/Q परिमेय संख्या हो जाएगी तो 1/√2 भी आपकी, क्योंकि P/Q परिमेय हो जाएगी, तो आपकी जो 1/√2 है ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ऐसे ही हम इसको प्रूफ कर लेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7√5 को प्रूफ करना है। 7√5, अब इसको हम मान लेंगे, सेकंड क्वेश्चन है, इसको फिर से हम मान लेंगे कि माना 7√5 जो आपका है ये एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या या रैशनल नंबर है। तो 7 × को हमने मान लिया A/B लिख दिया, जहां पर A, B क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि को प्राइम नंबर हैं, सहभाज्य हैं। ठीक, तो अब दोनों साइड हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये 49 × 5 = A²/B², ऐसा हमने लिख लिया। ठीक, अब A² को हमने क्या कर दिया, ये है 49 × 5 B²। ठीक, अब यहां से क्या रिड्यूस हो रहा है कि जो 5 है वो आपका डिवाइड कर रहा है A² कर रहा है कि नहीं, जो 5 है वो A² को डिवाइड कर रहा है। अब हमने 5 ही क्यों कहा, क्योंकि ये एक प्राइम फैक्टर है, मतलब 5 को ही क्यों कहा, क्योंकि ये एक प्राइम फैक्टर है। ठीक, तो कर तो 49 भी रहा है, लेकिन ये 7 × 7 लिखा है, तो यानी कि 7 को भी लेकर हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 5 को लेकर करेंगे। तो यानी कि हम A बराबर क्या लिख सकते हैं, बार बार वो रिजल्ट नहीं लिखूंगा कि हाँ A² को अगर P विभाजित करता है तो P को भी A को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पर A की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 5 × मान लिया M, मतलब M टाइम्स, ये जो इतनी वैल्यू, मतलब कुछ वैल्यू बनेगी जो वो M टाइम्स होगी। ठीक, ये हमने लिख लिया। अब इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं A² की जगह, तो ये हो जाएगा 25M²
इक्वल्स टू 49 इंटू 5 इंटू बी स्क्वायर। ठीक, तो अब ये कट कर देगा, ये कट करके बना दिया 5/49 एम स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ठीक, तो ये ऐसे मैंने लिख लिया 1/49 एम स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो अगेन अब बी स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। इतने टाइम्स हमने पहाड़ा पढ़ा एम स्क्वायर अपॉन 49 टाइम्स, तो ये बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से हम बी को भी लिख सकते हैं, बी को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू एन लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। फिर हमने क्या माना था कि यहाँ पर ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। फिर से कॉमन फैक्टर मिल गया हमें। कॉमन फैक्टर क्या मिल गया, कॉमन फैक्टर ए कॉमा बी का क्या मिल गया, 5 मिल गया। तो जो हमने माना था वो गलत प्रूफ हो रहा है कि ये परिमेय संख्या है, ये हमने माना था तो ये गलत हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, जो हमने ए अपॉन बी को जो हमने माना था परिमेय संख्या, वो नहीं होगा। ठीक, ये गलत है। तो ए अपॉन बी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी परिमेय संख्या। ठीक, ये एक अपरिमेय, ए अपॉन बी था क्या, √7 √5 था, तो ये भी क्या हो जाएगी हमारी अपरिमेय संख्या। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था 6 + √5। ये था 6 + √5, यही तो था। फिर से हम मान लेंगे इसको, माना ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, इसको हमने परिमेय संख्या मान लिया। तो 6 + √5 को हम क्या लिख सकते हैं, मान लिया हमने m अपॉन n लिख दिया, जहां पर m कॉमा n क्या है, आपके को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक, को प्राइम नंबर हो गए। तो √5 को हम ऐसा लिख सकते हैं, m अपॉन n माइनस का 6। ठीक, ऐसे हम दिखा सकते हैं। अब m अपॉन n क्या है, परिमेय संख्या है, यानी कि रैशनल नंबर है। माइनस में 6 क्या है, आपका रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर में से रैशनल नंबर माइनस करेंगे तो ये आपका क्या आएगा, रैशनल नंबर आएगा। ये साइड आपकी क्या होनी चाहिए, रैशनल होनी, यानी कि परिमेय होनी चाहिए, जो कि हमें दिख रहा है कि परिमेय है, क्योंकि हमने मान लिया ना कि m अपॉन n परिमेय है। लेकिन हमने जो इधर देखा, एलएचएस अपना देखा, एलएचएस में क्या देखा, एलएचएस में लिखा है √5। इसे तो हम प्रूफ कर चुके हैं कि ये अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर इसे हम प्रूफ कर चुके हैं। इरेशनल नंबर आपका रैशनल नंबर के इक्वल कैसे हो सकता है, ये नहीं इक्वल हो सकता है। यानी कि जो हमने अवधारणा या जो हमने माना था कि m अपॉन n एक परिमेय संख्या है, ये गलत था, ऐसा नहीं था। तो क्या था, m अपॉन n आपका अपरिमेय था, ये आपका अपरिमेय था। ठीक, जब इसे अपरिमेय बोल देंगे तब ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। अब m अपॉन n बराबर किसके हैं, m अपॉन n बराबर है आपका 6 + √5 के। अब जब ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय हो जाएगी। ठीक, और वैसे भी आप देख सकते थे कि हाँ, जो रिजल्ट बताया था कि 6 क्या है आपका, रैशनल नंबर है, √5 क्या है आपका, इररेशनल नंबर है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे आपके इररेशनल नंबर। मतलब दोनों का एडिशन जो हो जाएगा, वो आपका जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा इररेशनल नंबर। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे कि इतने सारे क्वेश्चन किए हैं रैशनल प्रूफ करने वाले, तो आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको इस चैप्टर की पूरी समरी बता देता हूँ। तो जो हमारा रियल नंबर चैप्टर था, रियल नंबर, ठीक, इसमें हमने बहुत सारे नंबर्स के टाइप पढ़े, जैसे रियल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं। तो वो हमने पहले लेक्चर में देखा था। फिर हमने एक पढ़ी थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ
अरिथमेटिक यानी कि गणित की जो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। इसके अनुसार क्या था कि किसी भी हम कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या को किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और जब ये गुणनफल होगा भाज्य संख्याओं का गुणनफल, जब ये गुणनफल करेंगे तो जो हमें और वो मिलेगी गुणनफल जो मिलेगा वो एक यूनिक होगा, गुणनफल होगा। जैसे हमने मान लिया कोई हमारी संख्या थी p, ये कैसी थी, कंपोजिट या भाज्य संख्या थी, कंपोजिट थी या भाज्य संख्या थी। और m इंटू n इंटू आर टाइम्स इसको हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो जो m है, n है, r है, ये सारे हमारे क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे या आपकी अभाज्य संख्याएं होंगी। ये हमारी एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक या अंकगणित की आधारभूत प्रमेय थी। एग्जाम्पल ले लें, जैसे अगर हम ले लेते हैं 3 का, तो इसको हम 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। ये क्या है, ये आपकी एक भाज्य संख्या है। और 2 3 3 आपके क्या है, प्राइम नंबर से यानी कि अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये आपकी क्या हो गई, फंडामेंटल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद आपने पढ़ा था कि अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है और ये जो p है आपका, ये प्राइम है या अभाज्य है, तो जो आपका रूट p होगा वो आपका परिमेय या इरेशनल नंबर हो जाएगा, ये अपरिमेय हो जाएगा। और हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, एक बात और पढ़ी थी कि अगर p जो है वो a स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, तो p क्या करेगा, p a को भी विभाजित करेगा। ठीक, p a को भी विभाजित करेगा। और फिर हमने क्या देखा कि √2 √3 ये सारी अपरिमेय संख्याएं क्यों हैं। और हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था एचसीएफ, एचसीएफ देखा था और एलसीएम देखा था, कंपैरिजन भी किया था। तो ये क्या था, एचसीएफ क्या था आपका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था आपका, महत्तम समापवर्तक था। और ये क्या था, ये था आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल था। मल्टीपल क्या होते हैं, गुणज होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं, गुणांक होते हैं। यानी कि फैक्टर वो नंबर्स होते हैं जिनको, जैसे हमने कह दिया कि एचसीएफ ए कॉमा बी का हमने बोल दिया एचसीएफ एम है, तो एम से हम ए को भी आर टाइम्स से डिवाइड कर देंगे और एम से हम बी को भी, ये बी को भी मान लिया कि p टाइम्स ऐसे डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो ये हो गए आपके एचसीएफ। एचसीएफ दो नंबर्स का क्या होता है कि वही कॉमन नंबर होगा जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। एलसीएम क्या होता है, अगर यहाँ पे देखें एलसीएम क्या होता है, एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है, मान लिया कि एलसीएम ए और बी का क्या है, ये है आपका कैपिटल ए। तो ये एक ऐसा नंबर मिलेगा जिसको हम ए से भी डिवाइड कर सकते हैं, मान लिया यहाँ पे आपका ये लग गया z टाइम। ठीक, और b से भी a को हम डिवाइड कर सकते हैं y टाइम्स, मान लिया। ये आपका होता है एलसीएम। तो ये आपका हमेशा एलसीएम क्या होगा, वो नंबर से बड़ा होगा, या तो एक नंबर के जो दो नंबर होते हैं उनमें से एक नंबर के बराबर होगा या उनसे बड़ा होगा। ठीक, एचसीएफ हमेशा छोटा होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या था, एक हमने सूत्र पढ़ा था कि जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, वो इक्वल होता है नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। ये हमने एक सूत्र पढ़ा था, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी किए थे। अगर हमारा जो एलसीएम हो, एलसीएम वो 3 नंबर्स का हो जाए, 3 नंबर्स मान लिया पी क्यू आर थे, तो अब ये नहीं होगा कि एच सी एफ पी क्यू आर जो होगा वो आपका पी क्यू इंटू आर के बराबर। ये आपका फार्मूला जो है ये गलत है, ये नहीं होगा। तो इसका क्या फार्मूला होता है आप नोट कर लेंगे,
ये होता है पी क्यू आर बराबर, आपका होता है पी इंटू क्यू इंटू आर इंटू एच सी एफ आप लिखेंगे, पी क्यू मतलब पी क्यू आर का एच सी एफ निकालेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे किसके एच सी एफ से, एच सी एफ ऑफ पी कॉमा क्यू इंटू एच सी एफ ऑफ क्यू कॉमा आर और एच सी एफ ऑफ पी कॉमा आर। इसी तरीके से अगर एच सी एफ का सूत्र लिखें पी क्यू आर के, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P इंटू क्यू इंटू आर इंटू एलसीएम ऑफ P कॉमा आर, पी क्यू आर का एलसीएम हो जाएगा और एलसीएम से ही हम इसे डिवाइड कर देंगे P कॉमा क्यू के एलसीएम से इंटू एलसीएम ऑफ क्यू कॉमा आर और एलसीएम ऑफ P कॉमा आर। ये सारे मल्टीप्लिकेशन में रहेंगे, ठीक। ये सारे आपके नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में रहेंगे, ये भी आपका मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, ठीक। तो इसी के साथ आपका लेक्चर जो होता है वो एंड होता है। और इसके जो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो बोर्ड पेपर्स में आपके पूछे जाएंगे, पूछे गए हैं और जो पूछने की संभावना जिनकी रहेगी, उसकी सीरीज हम एक अलग से लेकर आएंगे, उसमें सभी चैप्टर्स के आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। इस चैप्टर को आपने अगर नहीं देखा है पिछले लेक्चर्स तो देख लीजिए। और अगले क्लास में हम बहुपद स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा और उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। थैंक यू वेरी मच।